सो हेलो वन वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, कि जो रेवोल्यूशन लिबरल के द्वारा लीड किया गया उसका आउटकम क्या आया और वो उसमें क्या क्या इंसिडेंट घटे। यानी कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये दोनों जो एस्पेक्ट हैं वो रेवोल्यूशन को ही स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि द एज ऑफ रेवोल्यूशन। यानी जो हमारी मेन हेडिंग है वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। और इस एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंतर्गत अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग वर्ग किस तरीके से रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं, उसको अंजाम दे रहे हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें कि हमने सबसे पहले पढ़ा था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में, कि समाज का जो गरीब वर्ग था, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, जो पीजेंट थे, जो वर्कर थे, उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन को लीड किया। और फाइनली वो जब लीड करते हैं उसके पीछे जो प्रमुख वजह थी, जो कारण था, उसको भी हमने स्पष्ट किया था। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ माइग्रेशन, और इसकी वजह से गांव छोड़ के लोग शहरों में जाने लगे और शहरों में स्लम्स एरिया बहुत ज्यादा, झुग्गी झोपड़ियां बहुत ज्यादा बनने लगी। लोगों की स्थिति यानी उनको हार्डशिप के दौर को फेस करना पड़ गया। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वर्कर थे उनके ऊपर भी क्या इंपैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ बैड हार्वेस्ट की वजह से उनका जीवन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सिचुएशन से गुजर रहा था। जिसके लिए लोग किसको जिम्मेदार समझ रहे थे? अपने राजा को। क्योंकि एक देश में जो राजा होता है, जो लीडर होता है, वो अच्छाई के लिए उसको शाबाशी भी मिलती है और बुराई के लिए उसको आलोचना भी सहनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का जीवन बिल्कुल बद से बदतर हो चुका था और अपने इस स्थिति का लोग जिम्मेदार राजा को ही समझ रहे थे। और राजा कौन थे? लुई फिलिप, जो कि कब स्टेब्लिश हुए थे? आफ्टर द वियना कांग्रेस। यानी कि इसके थोड़ा सा एस्पेक्ट को हम लोग समझ लें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था और नेपोलियन डिफीटेड बाय द प्रेब कंट्री, नेपोलियन जो है इन चार जो ग्रेट पावर थी इनसे हार जाता है। और हारने के बाद इन्होंने कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को फिर से क्या कर दिया? स्टेब्लिश कर दिया ऑल ओवर द यूरोप में, साथ ही साथ फ्रांस में भी। तो चूंकि जब फ्रांस भी दब गया तो यूरोप भी दब गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरी यूरोप को सर्दी हो जाती है, पूरी यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है। तो अब यहां पे कंजर्वेटिव रिजिम चल रही है। उसने फिर से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया? रिस्टोर कर दिया। बर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर हो गई। अब वहां से 1815 से 1830 तक वो राजा चल रहे थे, लेकिन रेवोल्यूशनरी आए और रेवोल्यूशनरी अंदर अंदर अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना के नेस्लियम की आइडियोलॉजी को जिंदा रखे थे। और वक्त आता है, समय आता है, जो राजा क्या था? मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एंजॉय कर रहा था, मोनार्की को क्या कर रहा था? एंजॉय कर रहा था। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा रहेगा लेकिन संविधान के अंडर कंट्रोल रहेगा। अब ये राजा जो है, अब यहां से 1830 से यानी 1830 टू 1848 ये राजा बल्कि राजा नहीं रखे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। अब उसी बीच में ये घटना घटती है। और एज ऑफ रेवोल्यूशन इस पूरी टाइमलाइन को क्यों बोला गया है? क्योंकि इस दरमियान में इस टाइमलाइन में तमाम रेवोल्यूशन लगातार हो रहे थे। और उस रेवोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में हमने वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में पढ़ा। अब उसके पैरेलल में एक रेवोल्यूशन और चल रहा था जिसको हम लोग पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल। वो कैसे लीड कर रहे थे, उनसे समय क्या क्या इंसिडेंट हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। लिखा है पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, यानी जो गरीब लोग थे इन्हीं के पैरेलल में अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्री इन द ईयर ऑफ 1848 में जो आपका रिवोल्ट चल रहा था पुअर के द्वारा, जो अनएम्प्लॉयड लोगों के द्वारा, स्टार्विंग पीजेंट के द्वारा, वर्कर के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज में 1848 में, उन्हीं के पैरेलल में, यानी इन लोगों के पैरेलल में ही और रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। एक और रेवोल्यूशन आपका अंडरवे था, चल रहा था। किसके द्वारा लीड हो रहा था? वो एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कौन है हम लोग जानते हैं, हम कई बार पढ़े हैं कि मिडिल क्लास कौन है।
तो जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, कमर्शियल क्लास जो पैदा होता है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसी को हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। और ये जिस आइडियोलॉजी पे काम करता है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, साथ ही साथ ये कहता है कि देश में जो प्रिविलेजेस बेस्ड बाय बर्थ है वो खत्म होने चाहिए और सभी लोग समान होने चाहिए। जबकि इसके अंदर भी हिपोक्रेसी है कि ये खुद भी महिलाओं को सभी राइट्स नहीं देता है और नॉन प्रॉपर्टी मेन को भी सभी राइट्स को नहीं देता है। मतलब ये खुद भी भेदभाव करता है, लेकिन इक्वलिटी की फिलहाल बात कर रहा है। इसको हम लोग समझते हैं। तो मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी है वो लिबरलिज्म। क्या है? लिबरलिज्म या लिबरल प्लस नेशनलिज्म। तो एक रेवोल्यूशन इन लोगों के द्वारा चल रहा था और एक रेवोल्यूशन अंडरवे था किसके द्वारा? एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास, इनके साथ साथ पैरेलल में ही दो रेवोल्यूशन चल रहे थे उस वक्त यूरोपियन सोसाइटी में। इधर गरीबों का चल रहा है जिसमें कि गरीब है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, स्टार्विंग पीजेंट हैं, वर्कर्स हैं, ये सभी का चल रहा है। साथ ही साथ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है इनका भी चल रहा है। तो इनका जो चल रहा था, किस मोटो से चल रहा था, इन्होंने क्या घटना किया, क्या रिजल्ट आया, उसको हमने हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट के माध्यम से पढ़ लिया। अब इनके माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करें। तो जो इवेंट फरवरी 1848 में हुआ था, इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। मेल सफरेज लिखा है। क्या लिखा है? मेल सफरेज। सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट। क्या होता है? द राइट टू वोट। यानी बात कर रहा है राइट टू वोट की, यानी वोट देने के अधिकार को। इक्वलिटी की बात कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं कर रहा है। यूनिवर्सल सफरेज की भी बात कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेन को, किसको? मेल सफरेज की बात कर रहा है। वुमेन्स को सफरेज देने की बात नहीं कर रहा है। जबकि आगे हम पढ़ेंगे कि महिलाओं ने भी इनके डेमोन्स्ट्रेशन में, इनके मूवमेंट में, इनके साथ बहुत सारे कंट्रीब्यूशन को क्या बोल सकते हैं, उनके डिवोशंस को हमको देखने को मिलता है, हम सभी को देखने को मिलता है। यानी कि जो 1848 में जो घटना घटी और राजा का एब्डिकेशन हुआ और साथ ही साथ फ्रांस क्या बना? रिपब्लिक बना। वो बना, उसके बाद क्या बात की गई? बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज की हैड बीन प्रोक्लेम्ड। यानी राजा का हटना, देश का रिपब्लिक बनना, मेल सफरेज देना, ये सभी घटनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। जो किसके द्वारा हो रहा था? एक यूरोप के एक हिस्से में, जिसको लीड कौन कर रहे थे? पुअर लोग, वर्कर लोग, अनएम्प्लॉयड लोग। लेकिन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप की बात करें, where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for the constitutionalism with national unification. ये तो एक हिस्से की बात हो गई ऊपर वाला। दूसरे हिस्से में क्या चल रहा है मामला? दूसरे हिस्से में मामला ये चल रहा है कि यूरोप में जहां पे आज भी इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि नो नेशन स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। जैसे कि वर्तमान में आप लोग जर्मनी देखते हैं, पोलैंड देखते हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर देखते हैं। मतलब ये समझिए कि ये कोई नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट उस वक्त उस पार्ट में नहीं था, कहीं नहीं था। लगभग कुछ देशों में था, कुछ देशों में नहीं था। मतलब कुछ टेरिटरीज में था और कहीं कहीं नहीं था। जहां पे मेन और वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, वो सभी एक साथ मिलकर डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद की, यानी संविधान की बात कर रहे हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से नहीं चलना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल यूनिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं। यानी एक पार्ट में ये लोग अपनी डिमांड को रख रहे हैं, दूसरे पार्ट में जहां पे आज भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहां के लोग मेन वुमेन्स लिबरल मिडिल क्लास लोग एक साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड करते हैं। और साथ ही साथ दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। उनकी डिमांड में प्रमुख डिमांड थी क्या क्या? एक संविधान होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि जो प्रेस हो वो स्वतंत्र हो, मीडिया क्या हो? स्वतंत्र हो, चूंकि वो मीडिया जैसे आज आप देखते हैं वैसा नहीं था, अखबार के मामले में आप समझ लीजिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने का, ग्रुपिंग करने का सबको अधिकार मिले, संविधान से पूरी व्यवस्था चले, प्रेस क्या हो? फ्रीडम हो, देश में पूरा सिस्टम कैसा चले? पार्लियामेंट्री सिस्टम चले। कैसे चले? संसदीय व्यवस्था हो। कैसी हो? संसदीय व्यवस्था हो, राजा का बेटा राजा न हो, साथ ही साथ नेशन स्टेट जैसी व्यवस्था बन जाए। तो ये कुछ प्रमुख डिमांड थे किसकी? एजुकेटेड मिडिल क्लास की। किसकी थी? एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे।
जैसे कि एक क्षेत्र का एग्जांपल दे रहा है और वो क्षेत्र है जर्मन रीजन। क्या है? जर्मन रीजन। जैसे आज आप जर्मनी भूलते हैं, वैसा जर्मनी पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था। वो जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा प्रशियन अंपायर के अंडर कंट्रोल आता था। अब ये प्रशियन क्या है? रशियन नहीं है, रशियन अंपायर नहीं है, रूस मत समझिएगा इसको, ये प्रशियन, प्रसा इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रशियन अंपायर। उस प्रशियन अंपायर के अंडर कंट्रोल जर्मनी, जो आज का जर्मनी देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रशियन अंपायर के अंडर कंट्रोल आता था। और इसलिए लोग जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, वहां पे नेशन स्टेट लाने के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ रेवोल्यूशन करते हैं। वो क्या है कि इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वर मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, प्रॉस्परस आर्टिसियंस कम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट क्या है? सिटी है। एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। लोग शुरू कर रहे हैं, अब देखिए कहानी शुरू हो रही है। जर्मन रीजन की बात करें तो वहां पे एक बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशन बनते हैं, जिसके मेंबर कौन रहते हैं? मिडिल क्लास। ये प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्परस आर्टिस्ट, वो एक साथ मिलते हैं और आते हैं कहां पे? सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, यानी फ्रैंकफर्ट सिटी में आते हैं। फ्रैंकफर्ट सिटी है, जगह का नाम है, आप समझ लीजिए छोटा सा शहर है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। और वहां पे डिसाइड करते हैं टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, यानी पूरी जर्मनी के लिए नेशनल असेंबली बनाएंगे। यानी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट शहर में मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जैसे कि प्रोफेशनल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रॉस्परस आर्टिसियंस, एक साथ आते हैं फ्रैंकफर्ट शहर में और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को बनाने की बात करते हैं। अब इसमें क्या है? तो इन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये जो पॉलिटिकल जो एसोसिएशन बना उसमें से 831 रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया गया? इलेक्ट किया गया। 831 लोगों को 831 मार्च किए इन द फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये सेंट पॉल चर्च, दोनों के बारे में आप समझ लीजिए, ये सेंट पॉल चर्च है और इसी में बैठक होती है। कहां पे? ये सेंट पॉल चर्च कहां पे है? फ्रैंकफर्ट सिटी में। कहां पे है? फ्रैंकफर्ट सिटी में। तो यहां पे ये लोग जो लिबरल मिडिल क्लास है वो लोग जाते हैं अपने 831 मेंबर के साथ, 831 मेंबर के साथ जाते हैं और वहां पर मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को बनाने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये जो पूरा ये व्यवस्था है, ये एक चर्च है जिस चर्च का नाम है सेंट पॉल, और ये चर्च कहां पड़ता है? फ्रैंकफर्ट सिटी में। इसलिए इसमें जो बैठक होती है उसको, इस पूरी व्यवस्था को हम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोलते हैं या फ्रैंकफर्ट संसद बोलते हैं। तो ये चीज 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे मार्च करते हैं, प्रोसेशन करते हैं और पहुंचते हैं वहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। जो पार्लियामेंट की बैठक कहां हुई थी? सेंट पॉल चर्च में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे मतलब कौन? लिबरल मिडिल क्लास। वो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, एक संविधान को लिखते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं। किसके लिए? जर्मन नेशन के लिए, जिसमें हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। जो मोनार्की है, मोनार्की ही उसको हेड करे, मतलब एक जर्मन नेशन की बनाने की बात कर रहे हैं जिसको मोनार्की ही हेड करे, लेकिन मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। मोनार्की पार्लियामेंट का ही सब्जेक्ट हो, मतलब मोनार्की ही शासन करे लेकिन मोनार्की पर भी चेक हो। किसका? पार्लियामेंट का, यानी मोनार्की रूल करे थ्रू पार्लियामेंट। ऐसी बातें उन्होंने संविधान बना के रखने का प्रयास किया। एक संविधान बनाया और संविधान बना के उस संविधान को राजा के यहाँ ले गए और कहे कि राजा जी आप जो है पूरी व्यवस्था को लेके चलेंगे, लेकिन आप भी पार्लियामेंट के अंडर कंट्रोल रहेंगे, संसद के अंडर कंट्रोल रहेंगे और उस संविधान के अंडर कंट्रोल रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, राजा एक्सेप्ट कर लेगा? तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं बनता कि राजा इसको एक्सेप्ट कर लेगा। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर द क्राउन ऑन दिस टर्म्स, जब वहां के जो डेप्यूटीज थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके भाई? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें 841 मेंबर थे, जब वो लोग जाते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, बैठते हैं, राजा के पास ये टर्म एंड कंडीशन रखते हैं, तो राजा द फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ये नाम है, उस वक्त प्रशियन अंपायर के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, उन्होंने किंग ऑफ प्रशिया, राजा कहां के थे? प्रशिया के, ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्कीज टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। वो तुरंत इस बात को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर,
आप यहां से निकल जाइए और इस चीज को अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए राजा अदर मोनार्कियों के साथ मिल जाता है और मिलके इस इलेक्टेड असेंबली का, ये जो आल जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी, इसका वो क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। यानी कि ये सभी डेपुटीज मिलकर जाते हैं राजा के पास 1848 में 18 मई को, और जाके सभी डेपुटीज राजा के पास ये टर्म एंड कंडीशन रखते हैं कि आप जो है ही हेड रहिए, लेकिन आप जो है किसके थ्रू शासन करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू। तो राजा तुरंत इस बात को रिजेक्ट करता है और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर इस असेंबली का ही विरोध करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। बट while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social base of parliament eroded, and the parliament was dominated by the middle class who resisted the demand of workers, artisans, and consequently lost their support. पहली बात तो राजा ने भगा दिया। दूसरा काम क्या हुआ कि while the opposition of the aristocracy, अपोजिशन कौन थे इन सब चीजों के, अरिस्टोक्रेसी थे, किसके, इन लोगों के, और मिलिट्री, मतलब इन लोगों के राजा तो हो गया, जिसकी वजह से अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री भी इनके क्या हो गए, अपोजिशन में हो गए। सोशल बेस पार्लियामेंट का क्या हो गया, इस पार्लियामेंट का सोशल बेस क्या हो गया, गिर गया। क्योंकि इसके पीछे एक और कारण था। क्या कारण था कि मिडिल क्लास के द्वारा ही ये पार्लियामेंट डोमिनेट हो रही थी। मतलब इसमें अधिक से अधिक संख्या में कौन थे, मिडिल क्लास थे, प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाले थे ही लोग, मतलब गरीब लोग नहीं थे इसमें, सिर्फ मिडिल क्लास वाले लोग थे। और जो रेजिस्ट करते थे, जो खुद विरोध करते थे इस बात का, डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसियंस, यानी वर्कर की, आर्टिसियंस की डिमांड को खुद ही डिनाई करते थे, उनके अधिकारों की खुद बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनका भी सपोर्ट इस असेंबली को मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, वो इनकी भी सपोर्ट को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। मतलब कहानी को फिर से एक बार कंसोलिडेट करते हैं कि 831 लोग, कितने लोग, 831 लोग राजा के पास जाते हैं। राजा तुरंत करता है, आर से राजा और आर से रिजेक्ट, तुरंत उसको रिजेक्ट कर देता है। और जब रिजेक्ट कर देता है, साथ ही साथ राजा इसका विरोध भी करने लगता है, जिसके वजह अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री भी इनका क्या कर देती है, इनके विपक्ष में खड़ी हो जाती है। इसके बाद ये खुद जो ये नेशनल असेंबली थी, आल जर्मन नेशनल असेंबली थी, ये असेंबली खुद अपने अंदर वर्कर्स को, आर्टिशियंस को सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो भी इनको सपोर्ट करना बंद कर दिए। यानी ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट जो बनी थी, जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो बैठक हो रही थी, उसने अपना अस्तित्व खो दिया, उसने अपना सपोर्ट खो दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड इन द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और जब इतना मतलब सपोर्ट बेस हर तरफ से हट गया, तो सैनिकों को बुलाया गया और कहा गया सम्मान के साथ इनको पीटते हुए बाहर ले जाइए। यानी कि इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड इट असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, उसको कहो चलो निकलो भाई यहां से। तो इस तरीके से घटना घटी आल जर्मन नेशनल असेंबली वाली, जिसको हमने समझ लिया। इसके बाद के एस्पेक्ट बात करें कि महिलाओं की बात करें, किसकी बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें। महिलाओं की अगर बात करें तो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल ऑन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर। गरीबों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, गरीबों के राइट्स की बात नहीं कर रहे थे, उनको सफरेज नहीं दे रहे थे, मेल्स को सफरेज दे रहे हैं, उस मेल में भी नॉन प्रॉपर्टी वाले को नहीं दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब इसमें महिलाओं की बात कर रहा है कि जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं, इस पिक्चर को देखते हैं, तो ये सभी लोग बैठे हुए हैं, वहीं कुछ लोग खड़े हुए आपको दिखते हैं दर्शक दीर्घा में। ये कौन खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं। कौन खड़ी है, महिलाएं। महिलाओं को बैठने की भी जगह नहीं है, जबकि महिलाओं ने इस पूरी व्यवस्था में कहा कि बड़ा ही कंट्रोवर्शियल था विद इन द लिबरल मूवमेंट में कि महिलाओं की संख्या एक बड़ी संख्या थी, जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था इनके मूवमेंट को, इनके प्रोसेशन को, इनके हर चीज को, और साथ ही साथ विगत कई वर्षों से वो एक्टिव रही हैं। लेकिन फिर भी वुमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग। मतलब हर काम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, डिस्पाइट दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द असेंबली। फिर भी नेशनल असेंबली में उनको कोई स्थान नहीं मिला, उनको हर चीज, यहां तक कि सफरेज के लिए भी उनको क्या कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया। तो जब जिसको आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने इतना एक्टिवली विगत कई वर्षों में पार्टिसिपेट भी किया, सारा काम भी किया, फिर भी उनके हर अधिकारों के लिए उनको क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। और जब डिनाई कर दिया गया तो जिसको हम लोग एक और पिक्चर में एक और बता रहा है कि व्हेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन्स वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर। उनको एडमिट किया गया सिर्फ एज ऑब्जर्वर, कि वो सिर्फ खड़ा होकर देखेंगी, कुछ कह नहीं पाएंगी, उस ना ही टीम में है, ना ही कोई अधिकार मिलेगा। स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, यानी कि विजिटर गैलरी में सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह महिलाएं क्या है, खड़ी।
यानी ये खुद भी अपने आपस में इक्वलिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इक्वलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सो अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि थ्रो दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848 दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। मोनार्कीज were beginning to realize that the cycle of revolution and repression would only be ended by the granting concession to the liberal nationalists और liberal revolutionists। तो आपको कहानी बिल्कुल आप सीक्वेंस में चल रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक लाइन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जिसमें हमने देखा कि एक तरफ पुअर का रेवोल्यूशन चल रहा है और उसी के पैरेलल में एजुकेटेड मिडिल क्लास, किसका, एजुकेटेड मिडिल क्लास भी रेवोल्यूशन कर रहा है। अब ये जो रेवोल्यूशन कर रहा है उसने क्या क्या डिमांड किया, संविधान का, तमाम चीज़ों का, गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के थ्रू चले, ऐसी सभी चीज़ों का डिमांड एजुकेटेड मिडिल क्लास करते हैं। जिसके लिए हम जानते हैं कि जर्मन रीजन की बात करें, क्योंकि पूरे यूरोपियन समाज में कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से जर्मन रीजन की बात करेंगे तो उस रीजन में जो है आपका लोग, मतलब वहाँ के जो लोग थे जर्मन रीजन के अंतर्गत, जो आज हम जर्मनी बोलते हैं, पहले वो जर्मनी था नहीं, क्योंकि वो प्रशियन अंपायर के अंडर कंट्रोल आता था, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रशियन अंपायर के अंडर कंट्रोल आता था। तो वो सभी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जर्मनी को यूनिफाई करें, यूनिफिकेशन जर्मनी का कर दिया जाए, जिसके लिए वो 831 मेंबर का एक जो है कमेटी, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते हैं, जिसको वो इलेक्ट करते हैं। 831 लोग चलते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी में और वहां जाके सेंट पॉल चर्च में पार्लियामेंट बनाते हैं, यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वहां पे क्रिएट होती है और उसके थ्रू एक संविधान को ड्राफ्ट किया जाता है। और संविधान में ये सिस्टम था कि राजा ही हमारी व्यवस्थाओं को हेड करेगा, बट राजा जो है पार्लियामेंट के थ्रू काम करेगा। ये बातें लेकर वो गए फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास और राजा ने तुरंत इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उनको तुरंत कहा कि निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। तो ये चीजें राजा ने किया। और दूसरी चीज, इनके सपोर्ट बेस को गिरने का कारण ये था, पहला राजा ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, ये खुद ही वर्कर्स को, पीजेंट को राइट की ना बात करते थे, ना ही उनको अपने असेंबली में लेते थे, ना ही मतलब उनके अधिकारों की बात खुद नहीं कर रहे हैं। शायद महिलाओं के भी अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। सफ्रेज की बात करें तो सिर्फ मेल को मिल रहा है, उस मेल में भी सिर्फ प्रॉपर्टी मेन को मिल रहा है। और मैक्सिमम ये जो मिडिल क्लास, ये जो आज जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी, इसमें मैक्सिमम लोग, मतलब डोमिनेट करने वाले लोग कौन थे, मिडिल क्लास वाले ही थे, एजुकेटेड क्लास ही वाले ही थे। ये चीज हमने देखा, जिसकी वजह से इसका सपोर्ट बेस क्या हो गया, गिर गया। किसका, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का। और फाइनली राजा क्या ट्रूप्स को बुलाता है और इनको भगा देता है। लेकिन उसके बाद भी राजा को ये रियलाइज होता है कि दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस इस लिबरल मूवमेंट को राजा सफल हो गया दबाने में, भगा दिया सबको भगाने में क्या हो गया, सफल हो गया। बट 1848 में लोग जो गए थे कि नहीं राजा ऐसे आ जाओ, ऐसे हो जाओ, संविधान के अंडर कंट्रोल हो जाओ, इस बात को राजा ने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। मोनार्कीज वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट, मोनार्कीज को अब रियलाइज होने लगा कि द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडिंग। ये जो साइकिल ऑफ बार बार रिवोल्यूशन हो रहा है, हम दबा रहे हैं, रिवोल्यूशन हो रहा है, हम दबा रहे हैं, रिवोल्यूशन हो रहा है, हम दबा रहे हैं, ये रुकेगा ही नहीं। ये तभी रुकेगा फॉर ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। जब तक हम इन लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को कुछ हम कंसेशन ग्रांट नहीं कर लेंगे, तब तक ये साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन और सप्रेशन चलता रहेगा। इसको हमें ग्रांट करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह देखो, दबा दिए फिर भी रियलाइज हुआ, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया कि इनको कंसेशन को ग्रांट करना ही पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ छूट देनी पड़ेगी, इनकी डिमांड को सुनना ही पड़ेगा। सो हेंस इन द इयर्स आफ्टर 1848 ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंज दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। मतलब आपका इसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटीज में, जैसे कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंज होना क्या हो गया, शुरू हो गया, दैट हैड ऑलरेडी टेकन इन प्लेस ऑफ वेस्टर्न, मतलब अब आपके सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में चेंज होना क्या हो गया, परिवर्तन शुरू हो चुके हैं, जो कि वेस्टर्न यूरोप में पहले से ही आपके हो चुके थे बिफोर 1815 में, नेपोलियन के रूल में। सो द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड। कुछ काम हुआ, क्या काम हुआ, सर्फडम को मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ने खुद खत्म कर दिया, बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर वाले सिस्टम को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एंड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन and in Russia the Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarian in 1867। और हंगेरियन को और बेहतर, मतलब हंगरी के लोगों को 1867 तक अधिक से अधिक ऑटोनॉमी देने का प्रयास जो है उनका शुरू हो गया, उनको देना शुरू कर दिए, उनको दे भी दिए। यानी कि द हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे वो ग्रांट कर दिए मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867।
यानी आपको देखिए हर लाइन आपको याद नहीं करनी है, मामला ये समझना है कि आल जर्मन नेशनल असेंबली जाती है और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेके राजा को सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने का प्रयास करती है, बट राजा रिजेक्टेड दिस टाइप्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, और जिसकी वजह से ये लोग मतलब मान लेते हैं कि हार हो गई, लेकिन ये हार नहीं होती है। राजा को रियलाइज होता है समय के साथ, जितने भी कंजर्वेटिव रिजिम थे उनको रियलाइज होता है कि ये साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन, साइकिल ऑफ रिप्रेशन चलता रहेगा जब तक कि हम इनको कुछ ग्रांटिंग न कर दें, इनको हम ये जो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ न दे दें, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, हम दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, कब तक ऐसा करेंगे। जिसकी वजह से उन्होंने सफ्रम्स को, आपके जो है बॉन्डेड लेबर को, साथ ही साथ हंगेरियंस को जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दिया। यानी अब परिवर्तन शुरू हो रहा है। इसी के बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848 की पूरी कहानी का ये लास्ट हेडिंग था, जिसमें हमने देखा कि एक तरफ पुअर के द्वारा रिवोल्ट चल रहा है, पुअर का रिवोल्यूशन चल रहा है, और उसी के पैरेलल में एजुकेटेड मिडिल क्लास का भी रिवोल्यूशन चल रहा है। इसका आउटकम क्या आया, इसका आउटकम क्या गया, दोनों को हमने देख लिया, दोनों को हमने समझ लिया। और फाइनली अब हम देखेंगे कुछ देशों के यूनिफिकेशंस को, कि अब जो साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन चल रहा है, जिसके थ्रू पूरे यूरोप में क्या सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसको हम लोग जानेंगे अगले सेशन में। फिलहाल आज सेशन को हम लोग इसी के साथ साइन अप करते हैं। आई होप आपको सेशन के सारे टॉपिक, सारे कंटेंट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।